नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विजयकांत नायक। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली के फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक निकली सम्राट विक्रमादित्य की भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है सम्राट विक्रमादित्य महानाटी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में ग्राम होम स्टे योजना का शुभारंभ किया। चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। और राजधानी भोपाल में यूनिसेफ के द्वारा लू एवं गर्मी से बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। संतुलित आहार, मौसमी फल, घर में बने पेय और प्रोटीन युक्त भोजन के प्रयोग पर विशेषज्ञों ने जोर दिया। और आइए अब समाचारों को विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां परमहंस अद्वैत मत के मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने मठ के प्रमुख गुरु से भेंट की। वे सत्संग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ईसागढ़ तहसील में श्री आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने यहां के आनंद सरोवर में पुष्पांजलि अर्पित की। कहा जाता है कि जब परमहंस दयाल जी महाराज आगरा में सत्संग दे रहे थे, तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्नालाल मोदी ने उनसे गांव आने का निवेदन किया। बाद में द्वितीय पातशाही श्री परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज ने सन 2029 में ग्वालियर राज्य में पदार्पण किया और ईसागढ़ क्षेत्र को परमार्थ का उपयुक्त स्थल माना। सन 1930 में भक्तों ने कठिन परिश्रम से ऊबड़ खाबड़ भूमि को हरे भरे उद्यान में परिवर्तित किया और यहीं पर श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई, जिसने क्षेत्रीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को नया स्वरूप दिया। इस धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई कई चिंताएं हमारे सामने हैं। इनकी जड़ में क्या है? इनकी जड़ में अपने और पराये की मानसिकता है। ये मानसिकता मानव से मानव को दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है कि इनका समाधान कहाँ मिलेगा। इनका समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी के अशोकनगर दौरे से संबंधित ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अद्वैत धाम में वे शामिल हुए और कार्यक्रम में संबोधित। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को दोपहर 12 बजे भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने कार्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा के लिए अलग अलग कार्यों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, बैठक व्यवस्था, पास, नियंत्रण, निमंत्रण, पार्किंग, पेयजल, मेडिकल टीम और पावर बैकअप की स्थापना व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की सराहना की। उन्होंने इसे भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के प्रेरणादायक जीवन और सुशासन के आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने वाला आयोजन बताया। श्रीमती गुप्ता ने इस आयोजन को दिल्ली वासियों के लिए अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का अवसर बताया और स्वयं को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जुड़े इस आयोजन की स्वागत अध्यक्ष बनने पर गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने 12 से 14 अप्रैल तक लाल किले के माधवदास पार्क में होने वाले महानाट्य में नागरिकों को आमंत्रित किया और कलाकार विक्रम सिंह चौहान का स्वागत कर भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत की। स्वागत अध्यक्ष
बन करके पूरे कार्यक्रम के सभी मान्य दर्शकों के अभिनंदन का सौभाग्य मिला। दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन विक्रमादित्य जी के जीवन पर यहाँ पे नाट्य मंचन होगा। पूरी दिल्ली इसको देखेगी। भव्य नाट्य मंचन हमारे परम शासक रहे विक्रमादित्य जी के जीवन पे, जो ना केवल प्रेरणादायक होगा बल्कि पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। मेरी ओर से प्रत्येक नागरिक का स्वागत है। वो लाल किले पे 12, 13 और 14 तारीख को आए और इस भव्य नाट्य मंचन को देखे। टीकमगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के प्रवास के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत खेल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय रोड स्थित एक निजी गार्डन में बल्ला घुमाओ नशा भगाओ थीम पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। केंद्रीय मंत्री का स्वागत भारतीय खेल प्राधिकरण की छात्रा खिलाड़ियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पूरे देश में जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 200 से अधिक क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल टीमों को खेल किट वितरित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। के अंतर्गत कि बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, सिर्फ खेलकूद की गतिविधियों से अकेला नहीं जोड़ना है। युवक जब खेल के साथ में जुड़ता है तो उसके अंदर अनुशासन का भाव आता है, एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की भावना आती है और जब एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर वो खेल के मैदान में उतरते हैं, जीतने की भावनाओं को लेकर उतरते हैं कि हमें खेल के मैदान में हमें जीतना है। और ऐसे युवा जब मन में इस संकल्प शक्ति के साथ में कि हमें हर तरह के व्यसन से दूर होना है और खेल कूद के गतिविधियों में जब वो जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो व्यसनों से भी मुक्त होंगे और समाज की अन्य कुरीतियों बुराइयों के विरुद्ध भी उठ करके खड़े होंगे। आने वाले समय में हम अपने ज़िले के विशेष रूप से हमारी जो हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली बेटियां हैं, उन बेटियों को वॉलीबॉल के साथ जोड़ने के लिए, फुटबॉल के साथ जोड़ने के लिए हम अपने साथियों के साथ में, मैं सभी स्थानों पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हमारी टीम के सहयोगी ये जिले के स्थानों पर जाकर बेटियों को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद की गतिविधियों को आने वाले समय में और भी तीव्रता के साथ में बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र में ग्राम होम स्टे योजना शुरू की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विक्रमपुर गांव में ग्राम होम स्टे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बकरी छाप संस्था के संस्थापक रूपेश राय उपस्थित रहे। चंदेरी के 3 गांवों विक्रमपुर, प्राणपुर और नानोन में कुल 19 ग्राम होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 4 का उद्घाटन किया गया। स्थानीय शैली में बलुआ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने इन होम स्टे की सराहना करते हुए सिंधिया ने अपने अगले प्रवास में इनमें ही ठहरने की घोषणा की। उन्होंने इस पहल को चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्राम होम स्टे में पर्यटक ग्रामीण संस्कृति, व्यंजन और पारंपरिक गतिविधियां जैसे विलेज वॉक, घुड़सवारी, बैलगाड़ी सवारी, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। इन गतिविधियों के संचालन के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राजधानी में सड़क एवं पुल कार्यों की नवीन एसओआर या नवीन दर अनुसूची का विमोचन किया। उन्होंने इसे मात्र तकनीकी दस्तावेज नहीं बल्कि विजन 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह दस्तावेज निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, नवीन तकनीकों और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देता है।
नई एसओआर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जो मध्य प्रदेश को एक आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण संवेदनशील अधोसंरचना विकास की दिशा में अग्रसर करेगा। नई एसओआर में पुरानी सूची के 309 आइटम्स की तुलना में 817 से अधिक नए आइटम शामिल किए गए हैं, जो आधुनिक तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की पहचान अब लौह कलाकृति के क्षेत्र में स्थापित हो रही है। यहाँ के अगरिया समाज ने अपनी पारंपरिक लौह कला से प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में खास पहचान बनाई है। सरकार द्वारा आजीविका एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से इस कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। डिंडोरी के समनापुर विकासखंड में सालेघोरी, ग्राम कुरेली में 46, बरगा में 36, मोहगांव में 10 और उमरिया में 8 परिवार पारंपरिक लौह कला में दक्ष हैं। आजीविका समूह से जुड़कर महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। समनापुर संकुल पलक संजीव रंजन ने बताया कि स्फूर्ति प्रोजेक्ट के तहत 47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे एक समान सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें कलाकारों को प्रशिक्षण, कच्चा माल और विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कुरेली गांव में अगरिया समाज के लोग गर्मी में पेड़ों की छांव और सामान्य दिनों में हाल में भट्टी के पास बैठकर पारंपरिक औजारों से लौह कलाकृतियां बनाते हैं। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में नई पीढ़ी इस कला को सीख रही है। डिंडोरी के आनंदम दीदी कैफे स्थित मिनी म्यूजियम में इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे आगंतुकों को इस परंपरा की जानकारी मिल सके। तो फिर माटी, इसका जो कचरा था अलग निकल जाता था, उसका अलग नली बना लेते थे और फिर वो लोहा वहाँ इकट्ठा हो जाता था। उसको फिर संसी से पकड़ करके निकाल करके बाहर पत्थर से खोदते थे, थोपा बन जाता था, ईडर, उसको हम ईडर बोलते हैं। ईडर बन जाता था, वो वहीं से फिर हम लोहा, कुल्हाड़ी, यूँ त्यों सब बनाते रहे साहब। हम लोहा कलाकृति में पहले हमारे पूर्वजों किसानों के लिए मतलब जंगल से लकड़ी लाते थे और पत्थर, उससे औजार बनाते थे। लेकिन हम इस कला को बदल करके सूरज बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, हिंगर बनाते हैं, दीवारों में सजाने के लिए सजावटी के सामान बनाते हैं हम लोग और मार्केट में बेचते हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले जो है तो लोहे से गला के और पत्थर से लोहे गला के और किसानों के लिए औजार बनाया करते थे। तो धीरे धीरे अब हम लोग ये लोग कलाकृति के रूप में अपन पहले दीवट बनाए थे। प्रथम अगरिया के कलाकारों का दीवट था, दीवट से ही ये लोग कलाकारी स्टार्ट किए थे। तब से लगा करके फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा करते करते फिर एक कला में परिवर्तन हो गया। वो अभी तो सर बहुत सारे रूप ले चुके हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े गेट बनाते हैं, अभी दिल्ली में बनाए हैं, फिर इधर हैदराबाद में लड़के भी गए हैं अभी हमारे काम करने के लिए। तो सारी चीज़ें अधिकतर सिटी के लोगों को पसंद है कि ये कलाकृति वाला जो भी खिड़की है, गेट है, और भी जैसे गार्डन वगैरह में घोड़े वगैरह 5-5, 6-6, 10-10 फीट का घोड़े, आदमी वगैरह सारी चीज़ बना के देते हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। सरकार एक प्रोजेक्ट है, स्फूर्ति प्रोजेक्ट है। तो स्फूर्ति प्रोजेक्ट में आजीविका मिशन क्रियान्वयन एजेंसी है। तो इसमें टोटल बजट, जैसे अभी समान सुविधा केंद्र बनना है इसमें, तो समान सुविधा केंद्र बनने के लिए 47 लाख की बजट है। और फिर समान सुविधा केंद्र बनने के बाद इन लोगों को अभी और बहुत सारे प्रशिक्षण हो चुके हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो समान सुविधा केंद्र बनने के बाद यहाँ पे मशीनरी आएंगी और मशीनरी आने के बाद फिर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद फिर प्रोडक्ट भी सरकार ही दे रही है। मतलब लोहे का जो सामान लाते हैं तो वो सरकार ही देगी और फिर बस इन लोगों को यहाँ पे काम करना है। दीदी जितने भी समूह से जुड़ी दीदियाँ हैं, आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी दीदियाँ हैं और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों को बस काम यहाँ पे करना है
और काम करके जो प्रॉफिट इन लोगों को होगा वो आपस में बांट लेना है। तो उस सरकार के सहायता से इन लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में हम लोगों को मदद मिलेगी। भोपाल में यूनिसेफ द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हीट वेव से बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर यूनिसेफ के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार और विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में हीट, थकावट और हीट स्ट्रोक के बीच अंतर स्पष्ट किया और गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अमित ने ORS के महत्व को समझाते हुए इसका प्रदर्शन किया। वहीं भोपाल की पोषण विशेषज्ञ अमिता सिंह ने हाइड्रेशन, संतुलित आहार, मौसमी फल, घर के बने पेय और प्रोटीन युक्त भोजन पर बल दिया। यूनिसेफ के संचार अधिकारी अनिल गुलाटी ने मीडिया और सोशल मीडिया से अपील की कि वे बढ़ती गर्मी को देखते हुए पर्याप्त पानी पिएं और ORS का प्रयोग करें और खुद को ढक कर जैसे सरल प्रभावी संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। ये बात होगी। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की होती है जो कई बार लोग ध्यान नहीं रख पाते कि जब पसीना निकलता है तो पानी ही नहीं, साथ में सोडियम भी निकलता है, नमक भी निकलता है, पोटेशियम भी निकलता है। गर्मियों में हम किस प्रकार से अपना ध्यान रखें पोषण को लेकर, तो सबसे बड़ी बात तो पानी ही आती है। हम लोग AC में बैठते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि पानी पीना चाहिए, और एक साथ फिर इकट्ठे पानी पीने से कोई फायदा नहीं होता है। सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। बाजार की कटी हुई, रखी हुई कोई भी फल या सब्जी या दही या चटनी वगैरह ना लें तो अच्छा है। जूस वगैरह की जगह पे ताज़ा फल काट के और सलाद खाने के साथ अवश्य लें। ऐसा करने से आपका जो सारा स्वास्थ्य है इस समय गर्मी के समय बिल्कुल ठीक रहेगा। गर्मी के मौसम में हमें किस तरह से अपने का देखभाल रखने की हमें ज़रूरत है। कौन कौन से ऐसे जो लोग हैं जो इससे ज़्यादा जिनको गर्मी से इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य था वो चीज़ें बताना। कैसे ORS जो है, जो एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे एक लाइफ सेविंग चीज़ है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने अब जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उनको बताया, उसका महत्व समझाया। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो यहाँ पे हीट वेव का बहुत प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो इस दौरान हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें डूस एंड डोंट्स जो कर सकते हैं और जो नहीं करना है उसके बारे में। आप हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी पीते रहें, और कपड़ा जो है आपका हेड को कवर करने के लिए कैप, और गर्मी से बचने के लिए गॉगल्स पहन सकते हैं, और पूरे फुल स्लीव के शर्ट, कॉटन के लूज कपड़े पहनना होगा। और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जब बहुत धूप रहता है उस समय में बाहर ना जाएं, बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर जाएं। और जो भी एरेटेड ड्रिंक्स आता है, जो पैकेज ड्रिंक आता है, उसको ना ले। आप घर पे जो बना सकते हैं, नींबू पानी हो गया या प्लेन वाटर हो गया, ORS हो गया, इस तरह की चीज़ों को हमें पीना चाहिए। हम लोगों ने एक मीटिंग किया था जिसमें हम लोग हीट वेव और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा हुई थी, जहां पर हमारे हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि क्या करें और न्यूट्रिशन में क्या खा सकते हैं। जैसे बोला गया कि अगर जरूरत है तो ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यूज करें, बाहर जाएं तो सर कवर करके जाएं, पानी जरूर पिए, चाहे प्यास लगे ना लगे पानी ज्यादा कंजप्शन करें, अपनी बॉटल लेके जाएं। तो ऐसे बहुत सारे डूज और डोंट्स थे जो आज हम लोगों ने सोशल मीडिया के जो लोग आए थे उनसे शेयर किया, ताकि लोग जन जन तक हम इस चीज को पहुंचा सकें और कोशिश करें कि हम लोग जो गर्मी है उससे फाइट कर पाएं और लोगों को दिक्कत ना हो। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स ऑगमेंट और वर्चुअल रियलिटी में नए मोर्चे तलाशने के लिए डेवलपर्स का नया और गतिशील मंच प्रदान कर रही है। प्रतिभागियों को विश्व मनोरंजन समिट वेब्स में अपने दूरदर्शी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस हैकाथॉन के जरिए पूरे भारत के डेवलपर्स इसका हिस्सा बन रहे हैं।
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में XR क्रिएटर हैकाथॉन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वेव लैब्स की एक पहल है। ये मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में छुपी हुई क्षमता का पता लगाएगा। हम ये चाहते थे कि जो भी प्रोडक्ट्स इस हैकाथॉन से निकलकर सामने आए, वे सभी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत के उत्थान में, भारत की टेक्नोलॉजी में सीधा अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमने 5 थीम रखे इस हैकाथॉन के। वे हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स एंड टूरिज्म, ताकि हर सेक्टर में जो भी XR के प्रोडक्ट यहाँ से बनकर निकले, वे इन सभी इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर सके, क्रांति लेकर आ सके। देश के कोने कोने से आए 2200 से अधिक प्रतिभागियों के बीच से 5 थीम आधारित विजेताओं की घोषणा की गई। इन टीमों का चयन हफ्तों की मेंटोरशिप, प्रोटोटाइपिंग और कठोर मूल्यांकन के बाद अंतिम 40 में से किया गया। हमारे पास देश भर से इतने टैलेंटेड प्रतिभागी निकलकर सामने आए, विजेता हमारे पास निकलकर सामने आए, और मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि वेव्स में हम किस प्रकार से अपने इन प्रतिभागियों को, इन विजेताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वेव्स में आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो विजेता है उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो बेहद ही क्रांतिकारी हैं, उन्हें वो ट्राई करें और उन्हें मार्गदर्शन भी दें। विजेता अब वेव्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और वे उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के समक्ष अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे, फीडबैक प्राप्त करेंगे। XR हस्तियों संघ नेटवर्क और नवाचार पर नए अवसरों की खोज करेंगे। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज, मुंबई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को देवास जिले के कन्नौद के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं तथा लाडली लक्ष्मी बहन योजना की हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान को उसकी आत्मा बताते हुए मध्य प्रदेश को खेती में अग्रणी बनाने की बात कही। उन्होंने किसानों से उन्नत कृषि तकनीक अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण देने, क्षेत्र के हर घर में नल से जल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ ही सिंचाई के लिए रकबा बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया। और बुलेटिन के अंत में आइए देख लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक निकली सम्राट विक्रमादित्य की भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। कहा, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में ग्राम होम स्टे योजना का शुभारंभ किया। चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। और राजधानी भोपाल में यूनिसेफ के द्वारा लू एवं गर्मी से बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। संतुलित आहार, मौसमी फल, घर के बने पेय और प्रोटीन युक्त भोजन के प्रयोग पर विशेषज्ञों ने जोर दिया। आपका जिला आपकी खबर बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन मिड डे प्राइम देखिएगा दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।